आज मेरे साथ एक अजीब चीज़ हुई, और डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी क्या होता है, आज की वीडियो शायद एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग होगी डिपेंडिंग ऑन उस अजीब चीज़ के। तो कभी कभार ऐसा होता है, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और फिर उससे रिलेटेड एक और चीज़ पढ़ने लग जाते हैं, उससे रिलेटेड एक और चीज़ पढ़ने लग जाते हैं, और इस तरीके से एक रैबिट होल में हम घुसने लग जाते हैं। उस तरीके की चीज़ मेरे साथ हुई। मैं आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कोई डिस्कशन देख रहा था जिसमें कि एक सर्टेन इंसान का मेंशन होता है काफ़ी ज़्यादा बार। और मुझे लगा कि किसकी बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे उसका रेफरेंस नहीं पता था। तो मैं कमेंट में चला गया, उसके बाद मैंने एक दो जगह और भी फिर रेडिट वेडिट से रिलेटेड भी देखा। तो अपेरेंटली अंकित शाह नाम के कोई जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इंडिया के, जिनका कि मैंने पहली बार नाम सुना। और जिस लेवल की डिस्कशन हो रही थी उनके अराउंड, ज़्यादातर जो जनता थी वो एक्सट्रीमली प्रो थी उनके। और लाइक जो एनालाइज करने वाले थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। सॉरी, मैंने रेडिट बोला, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। तो एक्स पे भी वो चीज़ देखने को मिली, यूट्यूब पे भी वो चीज़ देखने को मिली, क्योंकि जब आप घुसने लग जाते हो, सर्च वर्च करने लग जाते हो किसी बंदे का नाम, कि अच्छा यहाँ पे इस बंदे के बारे में क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो मैंने फिर कुछ वीडियोस निकाल के उनकी देखी, वीडियो नहीं देखी, मतलब एक पेज देखा कि क्या क्या किस किस इशू पे इन्होंने बात की हुई है। तो उस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो कि डी डॉलराइजेशन का सब्जेक्ट है, जो कि मैं पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मानता हूँ उसे। उसका एक कारण ये भी है कि इंडिया से जितने भी एनालिस्ट हैं, उनको जब मैं सुनता हूँ डी डॉलराइजेशन पे, तो मुझे लगता है कि अपना माथा पकड़ लूँ। ठीक है। और जस्ट इंडिया की बात नहीं है, अगर इवन चाइना पाकिस्तान के भी अगर आप सुनोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, जबकि ये दोनों के बिल्कुल अपोजिट व्यूज़ हैं हर चीज़ों में दुनिया में। लेकिन डी डॉलराइजेशन पे जब मैं इनके लोगों की भी बातें सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि पता नहीं यार, यहाँ के लोग या तो पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे, या समझना नहीं चाहते, या प्लेकेट कर रहे हैं सर्टेन ऑडियंस को खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि इनका काम देखते हैं, क्योंकि मैंने, जैसा कि मैंने बताया, मैंने इनका नाम भी नहीं सुना था कभी, जो कि एक वियर्ड चीज़ है। मैं जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। इंडिया में अगर दो तीन लोगों की आप बात करो तो अभिजीत एयर मित्रा काफ़ी फेमस है इस चीज़ में। अभिजीत चावड़ा काफ़ी फेमस हुए हैं रिसेंटली। एक वो पवनीत सिंह नाम के थे, वो उनकी एक वीडियो देखी मैंने, जो कि मुझे एब्सोल्यूट डिस्टेस्टफुल लगी। सही गलत तो खैर बात ही दूर की है, एब्सोल्युटली मैं गलत मानता हूँ उसे। तो मुझे सब्सटेंस नहीं नज़र आया, आई डोंट नो, शायद दूसरे लोगों को नज़र आता हो। तो अगर आप बाहर की बात करो तो एक बहुत फेमस है, पीटर जीहन, अमेरिकन है। ठीक है। मेरे अगर पूरी दुनिया में किसी एक फेवरेट जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट या डिफेंस एनालिस्ट की बात करो तो उनका मुझे पहला नाम याद नहीं है, लेकिन उनका लास्ट नेम है फ्रीडमैन। और इवन पीटर जिहान, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर है, ये ही इज़ काइंड ऑफ अ प्रोटेजे टू हिम, क्योंकि उनकी एक फर्म थी स्ट्रेटफॉर, जो उन्होंने बनाई थी। जॉन फ्रीडमैन या समथिंग समथिंग फ्रीडमैन उनका लास्ट नेम है। वो हंगेरियन ओरिजिन के, अमेरिकन हंगेरियन, जो कि हंगरी में पैदा हुए थे, जीव हैं बेसिकली। अगर आप उनकी कई अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं वो अपने टॉक्स में, तो उनकी फैमिली बेसिकली स्मगल करके उनको यहाँ ले आई थी, जब ये होलोकॉस्ट वगैरह की सिचुएशन यूरोप में चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो क्योंकि आपको पता है कि तब वो बच्चे थे, तो यानी कि अब उनकी एज कितनी ज़्यादा होगी, 1945 के आसपास ये सब चल रहा था, 1939 से 1945 के बीच में। तो जॉन, या जो भी उनका नाम है, फ्रीडमैन, वो मेरे फेवरेट जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और वो मुझे सच में एक ऐसा इंसान लगता है जिसके अंदर दूरदर्शिता है। उन्होंने जितनी बातें की आज से 10 साल पहले, इन सम वे शेप और फॉर्म वैसे वैसे ही चीज़ें हो रही हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उनका जो ओरिजिनल काम है उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पीटर जिहान का मेजॉरिटी ऑफ काम
मिस्टर फ्रीडमैन के काम के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा, मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उनका पूरा नाम मेंशन कर दूंगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। लास्ट नेम फ्रीडमैन है, शायद जॉन फ्रीडमैन ही नाम है, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर मैं कमेंट में लिख दूंगा। तो वो मेरे फेवरेट हैं। उनसे अगर मैं मुकाबला करके देखता हूँ, इंडिया के जो एनालिस्ट हैं या यूएस के भी जो दूसरे एनालिस्ट हैं, मुझे कोई खास वाटर होल्ड करते हुए नहीं दिखते उनके आगे। इन एनी केस, तो मैंने सोचा कि अंकित शाह जी की वीडियो जो है ये देखते हैं, जो डी डॉलराइजेशन के ऊपर है, क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे अभी तक कोई ढंग का ओपिनियन सुनने में इंडिया में सो फार नहीं मिला है जिसमें कि कॉन्टेक्स्ट हो चीज़ों के बारे में। तो इनकी बात सुनते हैं। क्योंकि ये इतने पॉपुलर हैं अनबिनोन्स टू मी तो हो सकता है ये एक लाइक दिमाग फाड़ देने वाला कॉन्टेक्स्ट दें और हमें कुछ सीखने को मिले। ये चिट्टी मीडिया नाम का एक चैनल है जो कि मुझे पर्सनली पसंद है, काफ़ी बढ़िया कॉन्वर्सेशंस होती हैं यहाँ पे। Saudi Arabia and Iran as applicants to BRICS Plus want to push the world towards a pegged currency because that is the only way they would be having savings in a currency which can be used after. एक सेकंड होल्ड करते हैं, दोबारा पीछे जाते हैं। सऊदी अरेबिया एंड ईरान और इराक, इन्होंने क्या बोला? Saudi Arabia and Iran as applicants to BRICS Plus want to push the world towards a pegged currency because that is the only way they would be having savings in a currency which can be used after their crude oil stock is over, right? So in order to diversify their economy, okay, let him finish. They have to come together, which is why I predicted that both these nations would be prompted by Russia, India, China format to mend their ties and move forward for diversifying. पीछे करते किस कंट्री की बात कर रहे थे? Together, which is why in order to diversify their economy, they have to come together. Which is why I predicted to the only way they would be having savings in a currency which can be used after their crude oil stock is over, right? So in order to diversify their economy, they have to come together. Which is why I predicted that both these nations would be prompted by Russia, India, China format to mend their ties and move forward for diversifying the economy out of the crude oil business. Which is why I say that, the West is going to have very, very tough time in terms of supplies. Okay. ये कह रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया, ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, ये फाइट कर रही हैं एक ऐसी करेंसी के लिए जो कि ये यूज़ कर सकें डॉलर के अलावा क्रूड ऑयल के ट्रेड के लिए। और इसकी वजह ये है कि यही एकमात्र तरीका होगा उनको अपनी सेविंग्स इकट्ठी करने का उस टाइम के लिए जब उनके जब उनका क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम बचपन से पढ़ते लिखते आए हैं कि क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो फॉसिल फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अगेन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगले 50 साल तक क्रूड ऑयल नहीं ख़त्म हो रहा, अगले 50 साल तक नहीं ख़त्म हो रहा। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। एवरी डे नई डिस्कवरीज होती हैं, एवरी डे, स्पेशली ऑफशोर और डिफरेंट टाइप के क्रूड ऑयल की। फॉर एग्जांपल शेल के टाइप का जो क्रूड ऑयल है उसकी। वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, उनको ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो जाएगी कहने के लिए, लेकिन उनको ख़रीदार नहीं मिल रहे, वरना उनकी भुखमरी वाली हालत ना होती। समझ रहे हो आप? उसके और भी बहुत सारे रीज़न है, बट इसका एक ये भी बड़ा रीज़न है, ठीक है। रशिया का तेल ख़रीदना एक मुसीबत है, और फिर भी दुनिया का काम चले जा रहा है। ख़रीद रहे हैं लोग, इंडिया जैसी या चाइना जैसी कंट्रीज़ ख़रीद रहे हैं, जो कि लाइक थपेड़े सह सकते हैं वेस्ट के। थपेड़े मतलब थप्पड़ की बात नहीं कर रहा, थपेड़े मतलब वेस्ट की कंटिन्यूस प्रेशर सह सकते हैं, तो ये ख़रीद रहे हैं, बट बाकी की दुनिया तो नहीं खरीद पा रही। ईरान का भी समवट सिमिलर हाल है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और ईरान राइट नेक्स्ट टू ईच अदर है।
ईरान वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस एंड ऑयल है, ठीक है। डायरेक्ट पाइपलाइन बना के खरीद सकते हैं, ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो। नहीं खरीदते, स्मगलिंग होती है, करोड़ों की स्मगलिंग होती है उनके बॉर्डर पे, लेकिन नहीं खरीद सकते क्योंकि सैंक्शंस हैं यूएसए के। अब इस सिनेरियो में पहली बात तो क्रूड ऑयल 50 साल तक ख़त्म नहीं हो रहा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती पैसे से हो जाने वाली दोस्ती नहीं है। हम कल परसों में भी एक डिस्कशन कर रहे थे ट्रम्प और मस्क वाली। बहुत सारे लोगों को दुनिया में ये गलत फहमी है कि सारी चीज़ें पैसों से हो जाती हैं, ठीक है। पैसा कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह हो सकती है विवाद के बीच में, लेकिन सारी चीज़ें पैसे से नहीं होती। ईरान और सऊदी अरेबिया का दो फंडामेंटल लेवल पे एक दूसरे से एंटाई रिलेशन है। पहला रिलेशन है उनका कल्चरल एथनिक डिफरेंस, जो कि हज़ारों साल पुराना है। वो जो उनकी अड़ी हुई है ना एक दूसरे से, वो हज़ारों साल पुरानी है, ठीक है। जो अरब्स थे, जो अरेबियन पेनिनसुला है, जिसको कह लो आज के टाइम का सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज़ या ओ आई सी नहीं, OGEC या कुछ है उनका ग्रुप, गल्फ़ कंट्रीज़ का ग्रुप बेसिकली है। ये हैं सुन्नी मुस्लिम्स और एथनिसिटी में अरब्स। इरानियंस जो हैं एथनिकली यूरेशियन कह लो, इंडो यूरोपियन कह लो, जैसे भी आप उनको, इरानिक पीपल, राइट, वेरी सिमिलर टू इंडियन जेनेटिक स्टॉक। तो जेनेटिकली डिफरेंट हैं ये लोग एक दूसरे से। ईरान 7वीं शताब्दी तक, क्योंकि 7वीं के बाद ही इनका उड़ा दिया था इन्होंने, अरबों ने इनको, 7वीं शताब्दी तक ईरान दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स में से एक सुपर पावर था। जब ससेनियन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, ससेनियन एम्पायर को जब अरेबियन पेनिनसुला में इस्लाम आया और उन्होंने कंसोलिडेट किया अपनी पावर को, जो अरब ट्राइब्स थे उन्होंने पूरे पेनिनसुला को कंसोलिडेट किया, अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, तो उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया। उससे पहले वो लोग, क्योंकि वो बीच में थे पूरी दो बड़ी सिविलाइजेशंस के, दो क्या तीन चार बड़ी सिविलाइजेशंस के बीच में थे, इस तरफ इंडिया, चाइना, पर्शिया, उस तरफ लेवांट, रोमन्स, बैजेंटाइन, सारे के सारे, इनके बीच में अरेबियन पेनिनसुला पड़ता है समवट, स्पेशली अगर आप समुद्र का रूट लेते हो तो ये लोग बेसिकली ट्रेडर्स थे, फैसिलिटेटर्स। वहाँ से खरीदा इधर बेचा, इधर से खरीदा उधर बेचा, ट्रेडर्स। और जो इनके इंटीरियर के लोग थे, क्योंकि वो तो समुंदर के पास नहीं है, वो तो ट्रेडिंग कर नहीं सकते, ट्रेडिंग वो भी करते थे थोड़ी बहुत, लेकिन वो एज ए मर्सनरी ग्रुप्स भी काम करते थे कि कभी ससानियन की तरफ से लड़ रहे हैं बैजेंटाइन के अगेंस्ट, कभी बैजेंटाइन की तरफ से लड़ रहे हैं ससेनियंस के अगेंस्ट, या रोमन्स, बैजेंटाइन रोमन्स इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो। तो वो काम करते थे मर्सनरीज का, जो कोस्टल लोग थे इनके वो काम करते थे, या इवन कुछ इंटीरियर के लोग भी जो थे वो काम करते थे ट्रेडर्स का। बेसिकली आपने सुना होगा अरब ट्रेडर्स इंडिया आते थे, स्पाइस लेके जाते थे, वट एवर। तो जो अरब पेनिनसुला था, या जो अरब कम्युनिटी थी, ये बेसिकली अपना साइड में रहते थे, कोई बहुत डेवलप्ड कह लो कि सिविलाइजेशन नहीं थी। बट जो इस्लाम जब इनके वहाँ पे आया तो उससे इनका एक रेवोल्यूशन या रेनेसॉन्स, इनके लेवल पे जो रेनेसॉन्स था वो आया, और वहाँ से इन्होंने फिर एम्पायर बिल्डिंग शुरू की, अरब एम्पायर बिल्डिंग बेसिकली। तो इन्होंने उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि ससेनियंस और यानी कि बेसिकली इरानियंस और पर्शियंस और बैजेंटाइन रोमन्स जो थे, वो एक दूसरे से लाइक ऑलमोस्ट 1000 साल से कंटिन्यूसली वॉरफेयर में इंगेज थे, कमज़ोर हो रखे थे। तो और ये लोग न्यूली इनविगरेटेड थे और लड़ने में भी माहिर थे, क्योंकि ये पैसों में लड़ते, पैसे लेके लड़ते थे उनसे, और एक रिलीजियस विगर भी आ गया इनके पास, लाइक एक मोरल सुपीरियोरिटी भी थी कि इनको लगता था कि हम ठीक है, जो कि हर किसी को लगता है अपने एंड पे। तो इन्होंने बेसिकली हमला किया, इन्होंने पूरे के पूरे पर्शियन एम्पायर पे लाइक जैसे चुटकी बजाते हुए कब्जा कर लिया। ये एक अपने आप में फिनोमिनन है हिस्ट्री का। आई मीन क्लियर रीजंस हैं इसके, लेकिन फिर भी
एक हैरानी होती है इंसान को। और उसके बाद फिर उन्होंने बैजेंटाइन पे भी धीरे धीरे कब्जा कर लिया। उसके बाद सेंट्रल एशिया से टर्क्स आए जो कि इनके गुलाम बन के बाद में सुल्तान बन के उन्होंने धीरे धीरे जो कॉन्स्टेंटिनोपल है 600-700 साल लगा के उस पर भी कब्जा कर लिया बेसिकली। तो आप ये सोचो, एक बंदा जो कि ख़ानदानी अमीर है, गांव में उसकी फुल चौड़ है, ठीक है, और एक बंदा जो ऐसी लेबर लूबर का काम करता है, किसी के खेत में मजदूरी कर लेता है, कभी कभार कुछ कर लेता है, ठीक है, सडनली वो जो मजदूर है उसको कुछ पावर मिल जाए, वट एवर टाइप की पावर, कि वो किसी भी जगह बहुत बड़ी आग लगा सकता है या कुछ किसी भी जगह कुछ क्रिएट कर सकता है, पानी की वर्षा कर सकता है जब चाहे, कुछ भी इस तरीके की सुपर पावर उसे मिल जाए तो, और वो सडनली अमीर हो जाए इतना कि वो फिर जो वो अमीर फैमिली थी गांव की उनको भी दबा दे अपने नीचे, उनको अपने नीचे नौकर रख ले या उनकी ज़मीनें खरीद ले या उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर ले, जैसे भी है। पर वो परिवार जिंदा है और ये परिवार भी जिंदा है, और ये धीरे 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 मजदूर का परिवार में बेसिकली, और ये धीरे 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 लाइक बढ़ रहे हैं। खानदानी दुश्मनी कभी ख़त्म हो सकती है इनकी? कभी वो माफ़ करेंगे उनको कि भाई इन्होंने हमारे साथ क्या किया था? ये वो वाली दुश्मनी है। सॉरी, मैं बहुत लंबी रूट ले लिया मैंने इस बात को समझाने के लिए। तो एक है इनकी ये दुश्मनी आपस में, और दूसरी दुश्मनी इनकी है शिया सुन्नी की, जो एक रिलीजियस स्किज्म कह लो या दरार कह लो, जो भी कह लो। और वो दरार, पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने किसी शिया व्यक्ति के साथ बैठ के बात की है या कॉन्वर्सेशंस इन जनरल ओवरऑल की है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिकली एक दूसरे के रिस्पेक्टेड लोगों को आई गेस सुन्नीस तो नहीं देते, लेकिन जो शियाज हैं वो आई मीन जो मैंने देखा है मैं वो बता रहा हूँ। मैं अगेन कोई ये ऐसी बात नहीं है जो लोगों को पता नहीं है। जो सुन्नीस के रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं उनको अच्छे शब्दों से इस्तेमाल नहीं करते। दोनों एक दूसरे के बारे में ये व्यवहार रखते हैं, एक का दूसरे के बारे में ये सोचना है कि ये हमारा हक मार गए, जो कि शियाज का व्यू है सुन्नीस के बारे में, और सुन्नीस का व्यू शियाज के बारे में ये है कि ये हक पे से हट गए, ये जो सही रहा था उससे हट गए। ये बेसिकली डायनामिक है दोनों के बीच में। जो मुस्लिम्स हैं, उन्हें मेरी बात अगर कोई सुन रहा है मुस्लिम, तो उनको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो एक अलग कहानी है, कभी करेंगे डिस्कस उसे भी। तो जिस जगह पे एक तो एथनिसिटी और कल्चरल दुश्मनी हो, ठीक है, ऑफ कोर्स पर्शियंस अपने आप को सुपीरियर समझते हैं भाई अरब से। सोच के देखो भाई, 4,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को अगर लाइक डेजर्ट हर्डर्स आके उखाड़ के फेंक दें, क्या लगेगी उनके मान को, चोट क्या पहुंचेगी, सोच के देखो। ठीक है, अगेन मैं किसी की बेइज्जती करने के नहीं बोल रहा, लेकिन मैं साइकोलॉजी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो और रिलीजियस फ्यूड वो भी उतना ही तगड़ा, मतलब भाई वॉर्स हो चुकी हैं। तो ये है दुश्मन जो आप देखते हो ना, सऊदी अरेबिया और ईरान का जो आपस का फड्डा, ये फड्डा भाई इतना डीप है, ये पैसों वैसों से सॉल्व होने वाली बात नहीं है कि अमेरिका का डॉलर हटा देंगे, ये हटा देंगे। आई मीन ऑफ कोर्स पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर भी नाम लगा हुआ है, तो फिर यानी कि रिसर्च भी इन्होंने कुछ की हो, रिसर्च स्कॉलर होंगे अंकित शाह जी। लेकिन आई थिंक या तो इनको ये एनिमिटी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, या इन्होंने उसको फैक्टर इन नहीं किया है। ठीक है, और एक चीज़ ह्यूमन रियलिटी, या जिस रियलिटी में हम रहते हैं, उसका एक और निशान या फिर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि दुश्मनी अगर बन जाए ना, रिलेशनशिप जो भी बन जाए, दुश्मनी की बन जाए तो दुश्मनी और दोस्ती की बन जाए तो दोस्ती, उसको रीडिफाइन करना ना एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उसके अराउंड इकोनॉमी बन जाती है, लोगों के फ़ायदे जुड़ जाते हैं उस चीज़ से। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है, ठीक है, आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देके बताता हूँ। इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है, ठीक है, आपने एक कैरेक्टर देखा होगा पाकिस्तान में, लाल टोपी ज़ाहिद हामिद, ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए
तो उससे बर्बाद तो कोई बंदा ही नहीं है दुनिया में समझ रहे हो आप? तो लोगों की सेटिंग बैठ जाती है सिचुएशन के हिसाब से, या फिर लोगों ने बिठा रखी होती है अपनी सेटिंग, ठीक है? जाहिद हामिद कभी चाहेगा इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए आप खुद सोच के देखो या फिर इंडिया की साइड पे भी जो हॉक्स हैं वो कभी चाहेंगे? नहीं चाह सकते ना। इवन दो कि अगर वो पॉसिबल हो भी रहा हो तो भी वो शायद ना चाहें, राइट? आई मीन इंडिया में तो शायद चाह लेंगे, क्योंकि हमारी उनसे कोई वो नहीं है कि मतलब हमारे लिए, और वी हैव अदर थिंग्स वर्किंग फॉर अस, ठीक है? उनके पास ले दे के बस यही है। तो खोने के लिए जिसके पास ज़्यादा होता है वो ढूंढ रहा होता है सोल्यूशन। बट अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुश्मनी या दोस्ती या जो इस तरीके की बन जाती है ना चीज़ें, इनके अराउंड इकोनॉमी बिल्ड हो जाती है, इनके अराउंड चीज़ें बन जाती हैं। तो सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती जस्ट बिकॉज अमेरिका बीच में, अमेरिका तो यार एग्जिस्ट कर रहा है 300 साल से, उनकी दुश्मनी चल रही है हज़ारों साल से। तो ये बात है, आगे चलते हैं। सॉरी बड़ा लंबा इस पे सरमन हो गया। Sounds really good. It makes the world a much safer place then if there's... पीछे चलते हैं थोड़ा, यहाँ से रुकी थी बात। Well, what sounds really good. It makes the world a much safer place then if there's less tension and strife in the Middle East, because that's a bit of a tinderbox at the moment, isn't it? Yeah. So post 1971, we have seen that what I call as the two buckets theory, wherein the Western Alliance, the collective West, which we call it, would prompt healthy economy countries in Asia and Gulf that, look, you have got a rogue neighbor and we are going to sanction and punish that rogue neighbor, and in exchange of that, you will have to continue with the US dollar. So this two buckets theory is now unraveling and reversing, which is why we are seeing this de-dollarization process. So you imagine once Saudi Arabia and Iran mend ties even to a decent level of understanding, there is no more. थोड़ा और एक और बार सुनते हैं इस पूरी बात को, क्योंकि मुझे तो समझ आ गई है, बाकी सबको भी समझ आ जाए। What sounds really good. It makes the world a much safer place then if there's less tension and strife in the Middle East, because that's a bit of a tinderbox at the moment, isn't it? Yeah. So तो मैडम कह रही हैं कि बहुत बढ़िया होगा ये, तो फिर वहाँ पे तो बड़ी दुश्मनी है, लड़ाई है, लड़ाई झगड़ा है, टिंडर बॉक्स बना हुआ है एक तरीके से। टिंडर बॉक्स होता है जिसमें कभी भी आग लग जाए, फटने को हो रहा हो जो तो ये तो बढ़िया बात रहेगी इनका कहना है, क्योंकि अगेन मेन राइवल्स ईरान और सऊदी अरेबिया ही हैं मिडिल ईस्ट में। हालांकि टिंडर बॉक्स उसके बनने की और वजह है, उसमें भी जाएंगे। post 1971, we have seen that what I call as the two buckets theory, wherein the Western Alliance, the collective West, which we call it, would prompt healthy economy countries in Asia and Gulf that, look, you have got a rogue neighbor and we are going to sanction and punish that rogue neighbor, and in exchange of that, you will have to continue with the US dollar. So this two buckets theory is now unraveling and reversing, which is why we are seeing this de-dollarization process. So you imagine once Saudi Arabia and Iran mend ties even to a decent level of understanding, there is no more role for the global policing that the West as a collective used to do. Similarly, ओके, यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ से इसको पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो इनकी एक थ्योरी है, टू बकेट्स थ्योरी, ठीक है, जो आई गेस इनकी खुद की थ्योरी है, और जिसका मतलब ये है कि अमेरिका एक इकोनॉमी को प्रॉम्प्ट करता है, बढ़ावा देता है, और फिर उस इकोनॉमी को के साइड में एक और कंट्री है जो रोग कंट्री है, और अमेरिका बोलता है जिस कंट्री को उसने बढ़ावा दिया कि भाई देखो तुम्हारी ये रोग कंट्री है, तो इस रोग कंट्री से तुम्हें मैं बचाऊंगा और इसके बदले में तुम डॉलर यूज़ करो अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। ये इनका प्रेमिस है, या फिर यू नो लाइक ये इनकी थ्योरी है, टू बकेट थ्योरी। इतना क्लैरिफाई करके अब आगे चलते हैं। Japan, Iraq and Russia have launched a joint project. ओके, ये कुछ और फिर इन्होंने अगली बात शुरू कर दी। यहाँ से एक बार पीछे जाते हैं, एक बार और सुनते हैं। The collective West, which we call it, would prompt healthy economy countries
countries in Asia and Gulf that look, you have got a rogue neighbor, and we are going to sanction and punish that rogue neighbor, and in exchange of that, you will have to continue with the US dollar. So this two buckets theory is now unraveling. ओके वही तो बेसिकली इनका ये कहना है कि अमेरिका का देखो इनका बेसिकल इस थ्योरी के पीछे ना कि हर थ्योरी के पीछे एक एजम्पशन होती है, या हर इवन साइंटिफिक प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट के पीछे भी हम कुछ ना कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर एक्स और वाई ट्रू है तो जेड भी ट्रू होगा. इस तरीके की एक रैंडम एजम्पशंस होती हैं. रैंडम तो नहीं, आई मीन कुछ उसके पीछे कैलकुलेशंस होती हैं, बट एक एजम्पशन होती है. तो इनकी जो थ्योरी है इसके पीछे एजम्पशन ये है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने डॉलर यूज़ किया हुआ है, या फिर जो ग्लोबल फिएट करेंसी जो डॉलर है, उसके पीछे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री या फिर जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं एशिया की, उनका सिक्योरिटी चैलेंज है. ये इनकी एजम्पशन है. और उस सिक्योरिटी चैलेंज के सॉल्यूशन के बदले में यूएस उनको कहता है कि तुम हमारा डॉलर यूज़ करो. मुझे पर्सनली ये, और इन्होंने बोला कि ये सब कुछ हुआ है बेसिकली 1971 के बाद. मुझे इस पूरी थ्योरी में सिरे से ही इसके जिस प्रिजम्पशन पे इस थ्योरी को बनाया गया है, मुझे वो प्रिजम्पशन ही गलत लग रही है, टू बी ऑनेस्ट. अगेन मैं इन्हें कोई मैं कोई डीबंक वीबंक नहीं कर रहा. देखो, जब भी आप कोई व्यक्ति जब आपको कुछ प्रोपोजिशंस देता है, अगर आप एक स्मार्ट इंसान हो तो आप हमेशा एक प्रॉपर्टी यूज़ करोगे जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग. जो गलीबल इंसान होता है ना, वो मानने के लिए राज़ी रहता है. जैसे मैं अगर यहाँ जो भी बातें कर रहा हूँ, अगर आप मुझे जस्ट बिकॉज आप मुझे कुछ टाइम से देख रहे हो या आपको मेरी शक्ल पसंद है या आपको मोदी जी पसंद है क्योंकि अपेरेंटली मेरी शक्ल मोदी जी जैसी है, तो आप मेरी बात मान लो. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप, आई एम सॉरी टू से, लिटिल गलीबल हैं. तो आपको क्रिटिकली देखना चाहिए कि अगर कोई बंदा कोई बातें कह रहा है. फैक्ट्स की बात अलग होती है, फैक्ट्स को जस्ट वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है, बट एनालिसिस को आपको क्रिटिकली देखना होता है. ठीक है. फैक्ट एज लॉन्ग एज दे आर बीइंग corroborated by like good enough sources, तो फैक्ट ही है. तो मुझे जो इनका बेसिक प्रेमिस है इनकी थ्योरी के पीछे कि वो कंट्रीज़ डॉलर में डील इसलिए करती हैं. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, सऊदी अरेबिया जो दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर तो नहीं है, अब सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है. वो डॉलर में उसने क्रूड ऑयल को डॉलर के अगेंस्ट पैग इसलिए किया हुआ है क्योंकि उसको सेफ्टी मिली हुई है अमेरिका से. ये उसका ये इनकी थ्योरी के पीछे का नियम है. और उनको ईरान के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करता है सऊदी अरब. ये इनका कहना है, और ये उन्होंने करना शुरू किया था 1971 से. हिस्टोरिकली ये चीज़ गलत है. देखो, जो कंट्री है ना सऊदी अरेबिया, उस कंट्री का नाम सऊदी अरेबिया है. इब्न सऊद नाम की जो फैमिली है, जो एक व्यक्ति थे इब्न सऊद, जिन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ये जो एरिया था इसका जो पेनिनसुला है, अरब पेनिनसुला, इसका जो वेस्ट कोस्ट है जो कि रेड सी के ऊपर है, जिसके अंदर बाबल मंडप का नाम सुनते होगे आप, जहाँ से ऊपर जाते हैं यमन के साथ जो रेड सी का कॉर्नर लगता है वहाँ, उसको कहते हैं बाबल मंडप. वहाँ से ऊपर जाते हैं, सारा रेड सी है पतला सा, आगे ऊपर जाके नॉर्थ में सुएज कनाल आ जाती है. वो जो सारा का सारा वेस्ट कोस्ट है सऊदी अरेबिया का, ये सारा एरिया होता था किंगडम ऑफ हिजाज. ठीक है. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास जब पूरी दुनिया में कुछ उथल पुथल थी, तो इस जगह पे ब्रिटिश और लेट्स से वेस्टर्न पावर के टैसिट सपोर्ट से एक फैमिली जिसका नाम इब्न सऊद फैमिली था, उन्होंने आके बेसिकली कुछ 100 ही लोग थे मिलिशिया के. उन्होंने आके बेसिकली एक छोटे से एरिया पे कब्ज़ा किया. वहाँ से फिर उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया. यूरोपियंस ने इनकी हेल्प की. उसी टाइम इनके पास तेल निकल गया था. ये इस सेंचुरी के 1800 के एंड की बात है लगभग. मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, बट ये समवेयर अराउंड 1890s की बात है. और
इसमें जो इस हमला करने में एक और व्यक्ति थे, जो अगर आप सुनते होगे ना, वहाबिज़म, आई थिंक अब्दुल वहाब या समथिंग नाम है, कोई क्लरिक थे उस टाइम पे। उन्होंने इनको लाइक रिलीजियस जिसे कहते हैं, लाइक अप्रूवल इस चीज़ को करने का दिया था कि भाई आप ये करो। तो इसीलिए फिर सऊदी अरब, तो ये रिलीजियस अप्रूवल और इब्न सऊद फैमिली जो थी बेसिकली उनका जो फाइटिंग पावर था, इन दोनों का इस्तेमाल करके इन्होंने एक किंगडम बनाया वहाँ पे जिसका नाम सऊदी अरेबिया रखा गया फैमिली के नाम के ऊपर। इसीलिए फिर वहाँ पे अगर आप जो देखते हो इतना स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड है वहाँ पे, जो कि अब थोड़ा थोड़ा लूजन करना उन्होंने शुरू किया है। या वहाबिज़म वहाँ से क्यों फैला, वो इसीलिए क्योंकि वो एक खास आइडियोलॉजी अब्दुल वहाब के नाम से, जो क्लरिक थे, उन्होंने अपने नाम से एक सर्टेन आइडियोलॉजी बनाई और उन्होंने उसे फैलाना शुरू किया। तो जो वो पहला फाउंडर था इब्न सऊद नाम का, आई मीन उस वक्त तो तेल वेल निकला नहीं था ना इनके पास, कुछ था नहीं उधर। उन तो अब ठीक है, इन्होंने किंगडम तो बना लिया, गरीबी में जी रहे हैं, अंदर रेगिस्तान है कुछ नहीं करने को, ट्रेड कर नहीं सकती क्योंकि अब तो सारी ट्रेड समुंदर से होती है जिसके ऊपर की यूरोपियंस की पूरी पूरी मोनोपोली है। तो उनके पास बेसिकली कुछ नहीं था, बहुत एक्सट्रीमली गरीब जगह थी। बट एक कुछ टाइम बाद वहाँ पे तेल निकल आया। आई थिंक कुछ ही सालों बाद ही उन्होंने, उनके किंगडम फाउंड करने के बाद ही, जो फाउंडर था मेन किंगडम का उसके उसके द्वारा ही, आई मीन उसके टाइम में ही तो तेल निकल आया। तो वो बंदा गया सीधा यूएसए, डायरेक्टली उसने कहा देखो भाई हमारे पास तेल निकल रहा है, ठीक है, और तुम्हें तेल चाहिए मुझे पता है। अब भाई विजनरी होगा बंदा, आई मीन किंगडम बना लिया उसने तो टैलेंटेड तो होगा ही, राइट, कॉम्पिटेंट था वो इंसान। तो वो चला गया यूएसए के साथ उसने डायरेक्ट डील कर ली। आई थिंक स्टैंडर्ड ऑयल या कोई कंपनी थी यूएसए की, जिससे कि आज के टाइम पे तीन ब्रेक डाउन करके तीन बड़ी कंपनी, शेवरॉन, एक दो और कंपनीज हैं इनको, जो अमेरिका की आज के टाइम की बड़ी तीन ऑयल कंपनीज हैं, वो स्टैंडर्ड ऑयल को ब्रेक करके बनी थी। तो स्टैंडर्ड ऑयल थी उस टाइम पे फिलाडेल्फिया वगैरह में, क्योंकि तेल सबसे पहले इंडस्ट्रियल लेवल पे जिस जगह पे तेल निकलना शुरू हुआ है ना, वो आपको हैरानी होगी जान के, यूएसए का स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहाँ से निकलना शुरू हुआ था। तो वहीं ये कंपनी बनी थी स्टैंडर्ड ऑयल, और उसके बाद फिर बीपी ने ईरान में तेल निकालना चालू कर दिया। तो स्टैंडर्ड ऑयल और यूएस गवर्नमेंट के साथ इन्होंने, जो सऊदी का किंगडम है, किंग थे, इन्होंने डील कर ली राइट अवे। और ये बात है 1920s 1910, बिल्कुल बिगिनिंग की, पिछली सेंचुरी के बिल्कुल बिगिनिंग की बात है। तो तब उन्हें वहाँ से डॉलर आने तब ही शुरू हो गए थे। और अमेरिका कोई ये नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक एस्टैब्लिश सुपर पावर बना है, वो बना हुआ एस्टैब्लिश सुपर पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बट आई थिंक दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बहुत पहले बन गया था, लाइक 1800s के एंड तक वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया था। लाइक वो सप्लाई करता था फूड और अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रियल चीज़ें। पहली वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने यूरोप की हेल्प की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो खैर सबको ही पता है। तो फिर उनके रिलेशन उनसे, अमेरिकन से इतने पुराने हैं। पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है ऑयल निकालने की और इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑयल प्रोसेस करके निकालने की और ऑयल एक्सपोर्ट करने की, सऊदी अरेबिया जो इतनी बड़ी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बना है, वो बना ही ऑन द बैक ऑफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। 1971 तो अभी गया है यार, अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखो, ठीक है। तो एक ये पहली चीज़ कि क्यों उन्होंने, ऑफ कोर्स उन्होंने डील की होगी जो भी किया होगा, तो इस वजह से वो डॉलर में बेचते हैं। वो कौन सा 1971 के बाद से डॉलर में बेचने शुरू हुए हैं, ठीक है। पहले बस ये था कि डॉलर पैक्ड था गोल्ड के अगेंस्ट, अब उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। आई थिंक निक्सन के टाइम पे हटाया था शायद उन्होंने। बस ये हुआ है 71 के आसपास, ठीक है। तो तो सऊदी अरेबिया पहले से ही उनके बहुत निकट है, आज की बात नहीं है ये, अब तो 100 साल से के आसपास हो गए उनके रिलेशनशिप को। तो सऊदी अरेबिया नहीं हटेगा भाई। ईरान के अलावा भी सऊदी अरेबिया के दुश्मन हैं। लाइक कतर कोई बहुत है अरब लीग की कंट्री, बट कतर कोई बहुत सगा दोस्त नहीं है सऊदी अरेबिया का, प्लॉट करते रहते हैं उनके अगेंस्ट। अल जजीरा के थ्रू, भाई अल जजीरा को बैन कर दिया सऊदी अरेबिया ने। तो अगेन वाटर होल्ड नहीं करता ये पॉइंट बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी टू से, ये पूरी की पूरी थ्योरी ही गलत है। अगर इसके अलावा कोई और एग्जांपल, आई मीन दूसरी बड़ी, आई मीन सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ी इकोनॉमी जापान की है। जापान के अगेंस्ट किसे खड़ा किया हुआ है अमेरिका ने?
जापान तो खुद नहीं आर्म कर रहा ना अपने आप को जानबूझ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, वहाँ पे बेसिस है अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। अमेरिका के डॉलर की हेजेमनी बहुत पहले शुरू हुई थी, उनके डॉलर की हेजेमनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में ही शुरू हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जब उन्होंने दो बड़ी ब्रेटन वुड सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई और यूएन बनाया, तो उन्होंने उन्हें डिज़ाइन ही डॉलर में किया, और ऑयल पहले से ही वो डॉलर पे चला रहे थे, इकोनॉमी उनकी है दुनिया में सबसे बड़ी, तो और किसके करेंसी को आप ज़्यादा बिलीव करोगे? सबसे सेफ करेंसी उनकी है, ये रीज़न है। And reversing, which is why we are seeing this de-dollarization process. So you imagine once Saudi Arabia and Iran mend ties even to a decent level of understanding, there is no more role for the global policing that the West as a collective used to do. Similarly, Japan, Iraq and Russia. Okay, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरेबिया और ईरान अपने रिलेशन को डिसेंट लेवल पे भी कर लेते हैं ना, तो भी यूएस की ग्लोबल पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली, आई एम सॉरी टू से बचकाना व्यू है, ठीक है। मिडिल ईस्ट का ना एक बहुत अच्छा कार्टून बनाया था किसी, आई डोंट नो, न्यूज़पेपर ने शायद, उसमें ऐसे दिखाया हुआ था कि सऊदी अरेबिया ने गन तानी हुई है ईरान पे, इज़राइल पे। आई मीन ये बंदे खड़े हैं, ठीक है। अगर आपने कांटे मूवी देखी है तो कांटे मूवी का एंड सीन इसी तरीके का है, और जो कि रिजर्वॉयर डॉग्स से, जो कि क्विंटन टैरेंटिनो की ओरिजिनल मूवी है रिजर्वॉयर डॉग्स, जो कि उसकी इंडियन अडेप्टेशन है, बॉलीवुड अडेप्टेशन है। तो जैसे सब ने एंड में एक दूसरे पे गन तान रखी होती है ना दोनों हाथों से, एक ने इस पे एक ने इस पे, इस तरीके से, क्योंकि उन सब के इंटरेस्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे अलाइंड हो रखे होते हैं कि एक वेब बन जाता है। सेम उसी तरीके की मिडिल ईस्ट की किसी ने कार्टून बनाया था कि सऊदी अरेबिया ने एक गन ईरान पे तानी हुई है, एक गन इसराइल पे तानी हुई है, ईरान ने पता नहीं किस किस पे गन तानी हुई है, सऊदी अरेबिया से उनकी फुल दुश्मनी है, इसराइल से उनकी फुल दुश्मनी है, ठीक है। इस तरीके से लाइक इजिप्ट ने एक गन इसराइल पे तानी हुई है, एक गन सऊदी अरेबिया पे या ईरान पे तानी हुई है, ठीक है। जो मिडिल ईस्ट है वहाँ की जो पॉलिटिक्स है भाई, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर इसराइल है। उसको सोचे बगैर आप कैसे सोच रहे हो मिडिल ईस्ट के बारे में कुछ भी यार। लोग सोचते हैं कि इसराइल यूएसए को यूज़ करता है, इसराइल यूएसए को यूज़ करता है। अरे भैया, इस यूएसए का सबसे बड़ा बेस इसराइल ही है मिडिल ईस्ट में। कतर की नहीं दुश्मनी ईरान के साथ, कतर की अच्छे रिलेशन है ईरान के साथ, कतर में भी अमेरिकन बेसेस है। इनफैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस है यूएस का, वो कतर में ही है। इजिप्ट बेसिकली टोटल स्टूज कंट्री है अमेरिका की। तो ये एक्सट्रीमली सिंपलिस्टिक व्यू है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को देखने का। मुझे नहीं लगता कि मैं अगर ठीक से समझाने की कोशिश करूं तो समझा सकता हूं पूरी सिचुएशन। इवन मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि किस किस के साथ क्या क्या बवाल चल रहा है। सीरिया को पूरा का पूरा यूएसए ने लाइक टोटली अपने पॉन्स के थ्रू प्रॉक्सी कंट्री बना लिया है। वो जो HTS है जो सीरिया में इस वक्त शासन कर रही है, वो कौन है भाई? प्रॉक्सी है यूएस के। क्या मजाक चल रहा है। इराक के ऊपर आधा उनका वो है, आधा इरानियंस का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। नहीं, सऊदी अरेबिया कभी नहीं छोड़ेगा यूएसए को भैया। सऊदी अरेबिया की सेफ्टी की सारी, और सऊदी अरेबिया की ईरान से सेफ्टी नहीं है भाई। ईरान बहुत और भी तरीके के वहाँ पे वो हैं दिक्कतें, ठीक है। सऊदी अरेबिया एक अमीर आदमी है जिसके पास सेफ्टी, जिसके पास गन नहीं है, एक घटिया नेबरहुड के अंदर। ये दिक्कत है, ठीक है। वो ईरान से रिलेशन थोड़े से ठीक हो गए आज, कल फिर खराब हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? अमेरिका को भगा थोड़ी सकते हैं ऐसे। वो कर रहे हैं, कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत, ये वो इधर उधर चलता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऐसे चेंज नहीं होता छोटी मोटी बातों से। Anyway, let's move on. Have launched a joint project. Something unheard. Okay, किसी ने joint project launch किया, देखते किसकी बात हो रही है। The West as a collective used to do. Similarly, Japan, Iraq
and Russia have launched a joint project. Something unheard. Japan, as an US ally, doing a joint project with Russia. Similarly, Japan and China shifting a chunk of their bilateral trade into bilateral currencies. So all the two bucket theory plans are now reversing, which is why the de-dollarization is going to be in full speed. ओके, तो जो इन्होंने बोला कि दो इन्होंने चीज़ें बोली. इन्होंने बोला कि एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जापान, रशिया और इराक. इन्होंने बताया नहीं वो क्या प्रोजेक्ट है, क्या साइज़ है प्रोजेक्ट का, आई डोंट नो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. रशिया और जापान के बीच में, जस्ट बिकॉज जापान अमेरिका का एलाई है, ऐसा नहीं है कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भाई. साखालिन आइलैंड्स हैं जो जापान के नॉर्थ में है, जिस पे कि रशिया का कब्ज़ा है, जिस पे कि जापान और वो मतलब जापान भी उस पर हक जताता है. नेबर्स हैं भाई, उनके बड़ी सारी डील्स हैं, उनकी आपस में फ़िशिंग वगैरह के बड़े सारे जो नॉर्थ जापान का सी है उसके उधर के इशू हैं, जो कामचाट का जो रीजन है रशिया का. और ऑफ कोर्स जो साखालिन आइलैंड है जो जापान का, जो आई थिंक हक्काइडो नॉर्दर्न बड़ा आइलैंड है जापान का, उसके जस्ट ऊपर जो आइलैंड है पहले जापान के पास होता था, वो रशिया ने उनसे ले लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. उसको साखालिन बोलते हैं रशियंस. तो उनके हैं रिलेशंस उनके साथ, ठीक है. दूसरा इन्होंने बोला कि चाइना ने और जापान ने अपनी ट्रेड का एक चंक अपनी करेंसी में मूव कर लिया. उससे क्या हो जाएगा भाई? भैया, जापान और चाइना की दुश्मनी अमेरिका ने नहीं क्रिएट करवाई है. मुझे लगता है इनका जो पूरा प्रेमिस है उसमें यही गलती है. इनको लग रहा है कि अमेरिका क्रिएट करवा रहा है ये दुश्मनियाँ. भाई जापान और चाइना की दुश्मनी नानजिंग अमेरिका ने करवाया था जापान के द्वारा चाइना में. उससे पहले हज़ारों साल का भाई को हिस्ट्री पढ़ने की बहुत, भाई ने इकोनॉमिक्स पे जोर बहुत दिया, हिस्ट्री पे जोर नहीं दिया, ठीक है. इसलिए इनको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के लाइक साइज्मिक चेंज लाने में ना. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मुकाबले इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के. इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन हिस्ट्री, कल्चर, एक जो चलता चला है रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर करता है इकोनॉमी को. इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेनिफिट नहीं करेगी अगर ये ट्रेड करें एक दूसरे के साथ. करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री गलत है एक दूसरे के साथ, ठीक है. चाइना जिस दिन ताइवान पे खोल देगा अपना वो, जो कि वो खोल सकता है, पड़ोस में ओकिनावा है जापान का, ओकिनावा पे खतरा हो जाएगा जिस दिन जापान ने खोल दिया. क्या पता चाइना ऐसा हमला करे कि ओकिनावा पे भी साथ में हमला कर दे. ओकिनावा जापान का आइलैंड है. सेनकाकू आइलैंड, जिसको चाइनीज़ दियाहू आइलैंड कहते हैं, उन पे उनका वो है. क्या पता वो उन पे खोल दे. अबे भाई इतना आसान नहीं होता, ठीक है. उन्होंने थोड़ी सी ट्रेड कर ली आपस की, उसमें बार्टर सिस्टम या जो मर्जी, उससे क्या हो जाएगा? अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज कहीं नहीं है इस दुनिया में आज के टाइम पे. उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ये है इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना. स्टेबिलिटी नहीं, इंटरनल हार्मनी मेंटेन करना, क्योंकि काफ़ी पोलराइज्ड सारे देश, पूरी दुनिया के सारे ही देशों की तरह उनकी सोसाइटी भी, जो कि दुनिया के देशों, बाकी देशों में भी सच है. चाइना के इंटरनल हालात थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ में ये चीज़ सच है कि भाई दो धड़ों में पॉपुलेशंस बट गई हैं. एक जो है ट्रेडिशनल है भाई, वो अपने नेटिव कल्चर को बचाने के पीछे है. एक है जो लेफ्ट और वटेवर ग्लोबलाइजेशन के माइंडसेट के हैं, वो टाइप के माइंडसेट के. तो यूएस के इंटरनल चैलेंजेस हैं भाई, बाहर से उनको घंटे का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है. एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ. इससे बड़ा चांस क्या हो सकता था डी डॉलराइजेशन का, कि ट्रंप ने टैरिफ लगाना चालू कर दिए पूरी दुनिया में, ठीक है. ये बढ़िया मौका था, कर लेते डी डॉलराइजेशन, अपने आप को डी कपल कर लेते अमेरिका से. नहीं कर सकते. पूरी दुनिया की 25% इकोनॉमी यूएसए है. पाकिस्तान को देखते हो ना, हर पाकिस्तानी गाली देता है अमेरिका को, पर जब वहाँ जाते हैं तो भीख मांग रहे होते हैं उनके आगे, लिटरली कह रहे हैं दे दो यार, हमें दे दो यार, प्लीज़ दे दो यार एयर डिफेंस का सिस्टम.
लोन दे दो, भीख मांग रहे होते हैं उनके आगे, अपने वहाँ बैठ के गालियाँ दे रहे होते हैं जब अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर अमेरिका की बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अरे अमेरिका तो अभी बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब मुझे यार शेख चिल्ली के सपने वाली बात लगती है, इसका कोई रियलिटी से दूर दूर तक संबंध नहीं है। आई एम प्रिटी श्योर कि अंकित शाह जी बहुत स्मार्ट इंसान होंगे और बहुत नॉलेजेबल भी होंगे, बट जो चीज़ ये बता रहे हैं ये शायद मुझे लगता है कि इंडिया में एक बड़ा, और ये मैं देखता हूँ, अगर मैं बाद में सोच रहा था वो जो पवनीत सिंह जी की जो वीडियो है कि वो ऐसा क्यों कह रहे होंगे, क्या उनकी पर्सनल लेवल पे कोई दुश्मनी है अमेरिका से। तो मुझे रियलाइज हो, मुझे लगता है इंडिया में एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं करते फॉर वट एवर रीज़न, रीजंस में नहीं जाते, लेट्स नॉट गो देयर, पर नहीं करते, ठीक है। मुझे भी कोई अंधा प्यार नहीं है उनसे, लेकिन मुझे कोई दुश्मनी भी नहीं है। मुझे बस वो एक बढ़िया कंट्री लगती है जो कि इंसानी प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा जिसने योगदान दिया है साइंस वगैरह के रिसर्च वगैरह के माध्यम से। बस मेरा ये है उनके तरफ मेरी सोच। पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट में कि भाई उनकी क्या पोजीशन है दुनिया में, उनकी इकोनॉमी का साइज़ क्या है, उनका आई मीन ओवरऑल। देखो यार, डी डॉलराइजेशन ना तब तक नहीं हो पाएगा जब तक अमेरिकन इनोवेशन को आप समहाउ या तो आप डैमेज कर दो या अपने आप डैमेज हो जाए, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को आप ब्रेक डाउन कर दो, जो आपका उसका जो सोशल साइंसेस का साइड दिखता है ना, वो उनकी जो हार्ड साइंसेस है उस तरफ ब्लीड नहीं होता। ये फ़र्क समझना पड़ेगा, ठीक है। सोशल साइंसेस तो चूतिया ही है, जो वो तो 17 साल पहले भी इनका यही हाल था। तो तो वो ठीक है। और उसके अलावा जो उनकी एंटरप्रेन्योरियलशिप है ना, जो उनका टैलेंट है, और उसके अलावा जो उनका ये कैपेबिलिटी है कि पूरी दुनिया से टैलेंट उठ के उनके वहाँ जाना चाहता है, ये चीज़ है भाई उनके पास। मैं कल परसों में कहीं सुन रहा था कि किसी ऑटो वाले ने या टैक्सी वाले ने, जो अमेरिकन काउंसलेट है मुंबई में, वहाँ पे जो इंटरव्यू देने वाले लोग आते हैं वीज़ा के लिए, उनके जो बैग वगैरह रखने का, क्योंकि वो आपके बैग आपको कहते हैं कि कहीं रख के आओ, आप छोड़ के आओ, अब हर कोई तो कार से जाता नहीं है वहाँ, मेजॉरिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लग जाती है, तो वो कहाँ रखेंगे अपना सामान, स्टोर करने के लिए कार तो है नहीं उनके पास वहाँ पे। तो टैक्सी वाला ये सर्विस देता था कि तुम अपना बैग मेरे पास छोड़ जाओ, जब बाहर आओगे तो लेके चले जाना, 1000 रुपये लूँगा। वो पता नहीं मिलीनियर बन गया भाई। लोगों के बैग रख के अपने पास, टैक्सी भी नहीं चला रहा, बस जाके खड़ा हो जाता है वहाँ पे। इससे ये समझो कि कितने लोग इंटरव्यू देने आते हैं जो 1000 रुपये सिर्फ अपना बैग रखने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। पता नहीं अब तो शायद वेटिंग कम हुई है, लेकिन 3-3 साल की वेटिंग आ गई थी यूएस के वीज़ा के इंटरव्यू के लिए। ये हाल है। एनीवे मुझे लगता है मैंने बहुत लंबी बात कर दी, क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, तो अगर मैं इनकी बात को कह रहा हूँ कि गार्बेज बात है, तो मुझे उसका प्रॉपर लॉन्ग डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहिए, हाँ, जो ये कह रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है। मुझे एब्सोल्युटली लाइक, मतलब अगर हाथी की पूंछ पकड़ के मैं बोलूँ ना कि ओ ये मेरे हाथ में सांप आ गया, सांप है वो हाथी, क्योंकि मेरी आंखें बंद है, ये मुझे उस टाइप का टनल विजन वाली चीज़ लग रही है। अगर आप जस्ट इकोनॉमी के बेस पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दो कि अगर अगर सऊदी अरबिया ईरान की दोस्ती हो जाए तो डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, और स्ट्रांग हो जाएंगे वो, ठीक है। क्योंकि आप ये एज्यूम कर रहे हो कि जब उनकी दोस्ती होगी तो सऊदी अरेबिया अमेरिका से हट के ईरान की तरफ आ जाएगा। क्या पता ईरान हट के सऊदी अरेबिया और अमेरिका की तरफ चले जाए। आज ईरान मिन्नतें कर रहा है यूएसए की कि भैया हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर, दे दो, सैंक्शन हटा दो हमारे ऊपर से। एनीवे भाई, बहुत लंबी बात हो गई। आई होप मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐड करके आप लोगों की कुछ अंडरस्टैंडिंग में, समझने में हेल्प की हो।